हाय एवरीवन। एज पर द कोटा यूनिवर्सिटी सिलेबस हम लोगों ने मैकेनिक्स की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में है, पर उसे हम बाद में करेंगे। पहले हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फिफ्थ यूनिट स्टार्ट अपन कर रहे हैं और फिफ्थ यूनिट का जो 50% पोर्शन है वो पूरा का पूरा क्या है, वेव मोशन का है। तो वेव मोशन तो अपन कर लेंगे और रिमेनिंग जो 50% पोर्शन है वो यहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। मेरे चैनल पे जाना है आपको प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको जाना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो कि बीएससी पार्ट 3 का है वैसे पेपर, और उसमें ये जो 50% का इस बार आपके पोर्शन इंक्लूड किया है, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर्स में मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको शो कर दूंगी। पहले हमारा स्टार्टिंग का 50% हो जाए, फिर रिमेनिंग जो 50% पोर्शन होगा वो इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी लेक्चर बने हुए हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। और नोट्स जो है वो मैं आपको बुक में शो कर दूंगी। अब क्योंकि मुझे ये जो वाला पोर्शन है वो मेरे पास जो बुक अवेलेबल थी वो हिंदी मीडियम की थी, तो मैंने वहां से लिया है। बट देन अगेन जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है उसके अंदर भी आपको ये वाला पोर्शन सेम टू सेम मिल जाएगा। मैं स्कैन करके नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको शो कर दूंगी, ताकि आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए वेव मोशन के अंदर हम चलते हैं। सो वेव मोशन के अंदर सबसे पहले आपके पास में जो डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी, सबसे पहले वो यही पूछी जाएगी कि वेव मोशन होता क्या है। ओके, तरंग गति होती क्या है। तो देखो, आपको यहाँ से लिख के यहाँ तक की डेफिनेशन उसके अंदर लिखनी है। सबसे पहले डिफाइन वेव मोशन यानी तरंग गति को समझाइए या उसकी डेफिनेशन दीजिए। तो डेफिनेशन क्या होगी, अब यहाँ पर देखना, जब किसी स्थान पर यानी जब किसी जगह पर किसी समय पर कोई विक्षोभ यानी कोई डिफ्लेक्शन हो, कोई डिस्टरबेंस हो, कोई डिस्टरबेंस हुआ है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर टाइम पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, या फिर कोई फिजिकल इंसिडेंस हुआ है, कोई भौतिक घटना हुई है, और वो दूसरी जगह पर यानी कि एक जगह पर पर्टिकुलर टाइम पर कोई डिस्टरबेंस हुआ, और दूसरी जगह पर कुछ फिक्स टाइम के बाद वापस सेम डिस्टरबेंस हमें दिखाई दे, तो ये जो टाइम इंटरवल होता है वो इन दोनों लोकेशन के बीच की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो। तो ये जो डिस्टरबेंस होता है इसके प्रोपेगेशन की विधि जो होती है वो तरंग गति कहलाती है। वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और किसी पर्टिकुलर टाइम बाद वापस किसी दूसरी जगह पे वो डिस्टरबेंस हुआ, फिर किसी उतने ही टाइम इंटरवल के बाद फिर से अलग बिल्कुल तीसरी डिफरेंट लोकेशन पे आपको वही डिस्टरबेंस देखने को मिला। तो ये डिस्टरबेंस जो एक तरह से वो ट्रेवल कर रहा है, और इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, वेव मोशन कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर यहीं पर उसकी डेफिनेशन दी हुई होगी कि जब कोई डिस्टरबेंस किसी एक लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है और बाद में थोड़े टाइम इंटरवल बाद या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही डिस्टरबेंस हमें दिखाई देता है, और इन दोनों टाइम इंटरवल जो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, वो अगर इन दोनों लोकेशन के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इस तरह के डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं, तरंग गति कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो वेव्स होती है वो मीडियम के आधार पर, यानी जिस मीडियम में जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रही है, वेव जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रही है, अगर उसके आधार पर पूछा जाए तो ये कितने प्रकार की होती है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। एक होती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि वेव मोशन को समझाइए, इसके टाइप्स बताइए, और जो टाइप्स है उनके एग्जाम्पल बताइए। तो वेव मोशन की डेफिनेशन तो आप यहां से लिख देंगे, कितने टाइप की होती है वो यहां पर बता देंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इनके बारे में जो डिटेल आएगी, डेफिनेशन जो आएगी वो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैकेनिकल वेव आती है। ये तरंगे इस प्रकार की पीरियोडिक डिस्टरबेंस यानी इस प्रकार, आपको तो डायरेक्टली लिखना है कि ये ऐसी तरंगे होती है जिन्हें अगर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना रहे, संचरण करना रहे, तो इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी कहीं पे अगर किसी तरह का माध्यम नहीं है, वो माध्यम देखो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन वो माध्यम होना चाहिए। अगर वहां माध्यम नहीं है तो यांत्रिक तरंगे आपको वहां पे नहीं दिखाई देगी या वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो तरंगे कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, इन तरंगों को
दूसरे नाम से भी जाना जाता है इलास्टिक वेव, प्रत्यास्थ तरंगे भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो इलास्टिक वेव है वो कौन सी वाली तरंगों को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा यांत्रिक तरंगों को। ठीक है, क्योंकि यांत्रिक तरंगे जो होती है उनका जो प्रोपेगेशन होता है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम की इलास्टिसिटी यानी मीडियम के अंदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जो भी है उसकी प्रत्यास्था के कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ न कुछ गुण होंगे, और ये उन गुणों पर निर्भर करेगा जिसमें से ये गुजरती है। ठीक है, अब इस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए जो माध्यम के कण हैं वो परस्पर किसी बल द्वारा बंधे होने चाहिए, जिससे कि एक कण दूसरे कण को जो डिस्टरबेंस है वो ट्रांसफर कर सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपन ये कह रहे हैं कि ये जो वेव है वो तभी ट्रेवल करेगी जब वहां पे कोई मीडियम हो, और मीडियम के होने का मतलब क्या है? उस मीडियम के पार्टिकल होंगे। तो ये पार्टिकल का काम क्या होता है कि इस पार्टिकल पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, अब ये जो पार्टिकल है वही इस डिस्टरबेंस को आगे वाले पार्टिकल को शिफ्ट करेगा, और ये पार्टिकल फिर आगे वाले पार्टिकल को शिफ्ट करेगा, और ये पार्टिकल जो है वो आगे वाले पार्टिकल को शिफ्ट करेगा। तो इन कणों के माध्यम से जो डिस्टरबेंस है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, और हम कहेंगे कि वहां पे तरंग ट्रेवल कर रही है। तो ये समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगे, जल तरंगे जो पानी में समुद्र में जो हमें तरंगे मिलती है समुद्र के अंदर वो होती है, तनी डोरी या फिर छड़ में तरंगे। तनी डोरी का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे डोरी बांध दी जाए और अब इस डोरी को आप ऊपर खींच के छोड़ दिया जाए, तो ये इस तरह से वर्टिकल वाइब्रेशन करेगी इस तरह से, और जो वाइब्रेशन करेगी उसकी वजह से जो तरंग आ रही है वो केवल तरंग कहाँ कहाँ तक दिखाई देगी, जहां तक आपका धागा बंधा हुआ है। यहाँ पर धागा नहीं है, यहाँ पर पीछे धागा नहीं है, तो यहाँ पर आपको तरंग नहीं मिलेगी। रबड़ को खींच के उस रबड़ को वर्टिकल डायरेक्शन में खींच के छोड़ दो तो वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं ना वर्टिकल, वो तरंगे भी कौन सी होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। अब यांत्रिक तरंगे जो होती है उनका भी आगे दो टाइप की होती है, वो अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूशनल वेव। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत वाइब्रेट करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे वेव जो है, तरंग वो है, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और मान लीजिए कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है, और जो मीडियम के पार्टिकल है उनका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं पार्टिकल के, यानी प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रोपेगेशन डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन है। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल है ये या तो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं या फिर जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माध्यम के कण यानी मीडियम के जो पार्टिकल है वो तरंग की गति कौन सी मानी है? एक्स मानी है, उसकी दिशा के लंबवत का मतलब y या फिर z, लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ इसका एग्जाम्पल लिखना है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास तनी हुई डोरी में तरंगे, या जो पानी का सरफेस होता है उसके सरफेस पे उत्पन्न तरंगे। तनी हुई डोरी में जो तरंगे होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो डोरी होती है सपोज इस तरह से आपने बांध ली, यहाँ पे रिजिड है, यहाँ पे रिजिड है, और इसको वर्टिकल डायरेक्शन में खींच के छोड़ दिया, तो ये इस तरह से वाइब्रेशन करने लग जाएगा, यानी कि जो इस डोरी का पार्टिकल है वो यहाँ जाएगा फिर नीचे आएगा, यह वाला पार्टिकल है यहाँ जाएगा फिर नीचे आएगा। तो वेव तो इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव तो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो तरंग की दिशा के लंबवत है, तो ये क्या हो गया? आपका अनुप्रस्थ तरंगे हो गया। इसी तरह से आपके पास क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे है, लॉन्गिट्यूशनल वेव है। इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश, यानी अनुदिश मतलब उसी दिशा में कंपन करते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे समझाएंगे? इसका मतलब है कि अगर वेव आपकी इस दिशा में जा रही है एक्स दिशा में, तो जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन भी एक्स दिशा में होगा, इसका वाइब्रेशन इसी तरह से एक्स में होगा, यहाँ का पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में करेगा, यहाँ का पार्टिकल भी एक्स डायरेक्शन में करेगा। तो ये वाली जो है वो तो आपके पास हो गई अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये वाली आपके पास हो गई ट्रांसवर्स तरंगे। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर माध्यम के कण जो हैं वो तरंग संचरण की दिशा यानी वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और अगर पार्टिकल जो है वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अलोंग यानी उसी दिशा में वाइब्रेट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूशनल वेव आपके पास कहलाती है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये भी कंडीशन ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगे केवल और केवल ठोस में और द्रव में गति करती है।
ठीक है, केवल केवल सॉलिड में और लिक्विड में गति करेगी, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है वो ठोस में भी होंगी, द्रव में भी होगी और गैस में भी होगी। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सब में आकार परिवर्तन के विरोध का गुण विद्यमान होता है और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए रिजिडिटी चाहिए। गैस में रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठोस में और द्रव में ही होती है, इसलिए पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में केवल इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और उदाहरण पूछा जाएगा। तो अनुदैर्ध्य जो है उनका उदाहरण ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे, एक ही याद रख लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो साउंड वेव होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल है। अब सेकंड पार्ट, ये तो हो गया यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव। इसके बाद अपने पास क्या आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगों के लिए हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि ये वो तरंगे होंगी जिनके लिए मीडियम जरूरी है, माध्यम जरूरी है, बिना माध्यम के ये ट्रेवल नहीं करेगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो ऐसी तरंगे होती है जिनके लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती ही नहीं है, जो कि निर्वात में भी प्रोपेगेट कर सकती है। ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, लाइट वेव, क्योंकि देखिए इसी तरह से एक्सरे हुआ, गामा रे हुआ, हीट वेव हुआ, रेडियो वेव हुआ, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि देखो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो तरंगों के रूप में ही हम तक पहुंचती है, और पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण होता है, एनवायरमेंट होता है, वो तो डिफरेंट टाइप की गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, जहां से क्रॉस करके ये ऊर्जा हमारे पास आती है, अंतरिक्ष में किसी तरह का मीडियम नहीं है। अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है। निर्वात में होने के बावजूद सूर्य से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हम तक पहुंच जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन्हें ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ा अंतर मैकेनिकल वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, लंबवत दिशा में रहते हुए वाइब्रेट करते रहते हैं। और वाइब्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है। अनुप्रस्थ अपन ने क्यों बोला, क्योंकि सपोज कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, मान लीजिए वाई डायरेक्शन में। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी इस प्रोपेगेशन डायरेक्शन के भी लंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होगा, यानी कि वो कौन सा होगा, जेड डायरेक्शन में। और हमने देख लिया था कि जब वेव प्रोपेगेट एक्स डायरेक्शन में होती है और वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होते हैं तो इस प्रकार की तरंगे कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस तरह की होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स होती है नेचर वाइज। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद हमारा आता है, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके पास, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। एग्जाम में पूछा आ जाएगा, एक विमीय तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, डिराइव द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो उसमें आपको ये वाला डेरिवेशन जो अब यहां से अपन पढ़ेंगे अपन को वो करना है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, माना कि एक तरंग स्रोत जो है वो x बराबर 0 पर स्थित है। तरंग स्रोत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सोर्स होगा जहां से वेव निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च रख दिया जाए तो टॉर्च से जैसे ही टॉर्च को ऑन करोगे उससे क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। और लाइट क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो तरंग के रूप में वो वहां से निकलेगी। तो हमने टॉर्च को कहाँ पे रख दिया, x=0 पर रख दिया। ठीक है, किसी टाइम टी पर हमने देखा, किसी टाइम टी पर हमने देखा कि मूल बिंदु पर, यानी जहां पर हमने रखा है x=0 पर, वो सोर्स रखा है अपन ने जहां से तरंग उत्पन्न होगी, वो टी टाइम पर मूल बिंदु पर एक तरंग का डिस्टरबेंस जनरेट करती है। तो पूरी तरंग जनरेट नहीं कर रही है, केवल एक सिंगल डिस्टरबेंस जनरेट करेगी। ठीक है, और विक्षोभ से उत्पन्न कण के विस्थापन और उसकी वजह से वहां पर जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा टाइम का फंक्शन। अब टाइम का फंक्शन क्यों बोला, देखो कण का विस्थापन जो है वो मान लीजिए y दिशा में है, लेकिन जो विस्थापन होगा वो समय का फलन होगा। टाइम का फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि हम देखेंगे t बराबर 1 सेकेंड में डिस्टर्बेंस यहाँ पे है, t बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ पे है, t बराबर 3 सेकेंड पे यहाँ पे है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस के अंदर, तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका विस्थापन चेंज हो रहा है, इसलिए वो समय का फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर ft जो है वो समय t का फलन है। अब जब अपन ने देखा कि मूल बिंदु O पर देखा
और अगर t बराबर 0 पर देखा तो मूल बिंदु पर t बराबर 0 पर कण का विस्थापन कितना होगा, तो t इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा। अब ये जो विस्थापन जनरेट हुआ है ये मूल बिंदु से चलेगा, मूल बिंदु से चलकर और ये कितनी दूरी पर गया, यहाँ पे x दूरी पर गया, x दूरी ये है, x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर पहुंचा और पहुंचने के लिए उसने कितनी वेलोसिटी रखी, v वेलोसिटी रखी, ठीक है। तो P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अब ये अपन को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डिस्टर्बेंस यहाँ था, ठीक है, और वो x दूरी तय करके और यहाँ पर पहुंचा, और वो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से गया, v वेलोसिटी से, यहाँ पर वो था t इक्वल टू 0 पर और यहाँ पर वो कितने टाइम पे पहुंचा, t टाइम पे। तो हमें पता है समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है v, तो समय कितना लगा, t इज इक्वल टू x अपॉन v। अगर इस x अपॉन v को इधर लो तो t माइनस x अपॉन v कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पिक्चर में यहाँ पर देखिए ये कण का विस्थापन है, ठीक है, और हमने क्या बोला, मूल बिंदु पर उसका जो डिस्टरबेंस है वो यहाँ पर इस तरह से दिखा था, और x दूरी के बाद वो कहाँ पहुंच गया, p बिंदु पर पहुंच गया और डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंच गया, और y जो है वो t का फंक्शन है क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर अगर अदर लैंग्वेज में अपन इसको बोलें तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखिए क्योंकि ये आपको लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लगेगी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। बिंदु P पर डिस्टरबेंस उतना ही होता है जितना बिंदु O पर x अपॉन v टाइम पहले होता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि बिंदु P पर देखिए ये डिस्टरबेंस इतना था, विस्थापन इतना था, बिंदु यानी ये कहना चाह रहा है कि बिंदु P पर पार्टिकल का विस्थापन उतना ही होगा, डिस्टरबेंस उतना ही होगा जितना t टाइम पहले मूल बिंदु O पर था। करेक्ट, यहाँ पर ये लाइन यही कह रही है, t समय पर बिंदु P पर डिस्टरबेंस उतना ही होगा जितना कि O बिंदु पर x बाय v समय पहले था। तो t पर अगर हमें विस्थापन देखा जाए तो अभी इक्वेशन ऊपर देखा था अपन ने, y इज इक्वल टू f ऑफ 0 लिखा था, और अभी अपन ने प्रूव किया था कि t माइनस एक्स अपॉन वी कितना है, 0। तो इस 0 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, t माइनस एक्स अपॉन वी से। जस्ट अपन देखिए यहाँ पर ये रहा, t माइनस एक्स अपॉन वी कितना है, 0 आ रहा है, तो 0 को रिप्लेस करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा। अब ये वेव जो है ये डिस्टरबेंस हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करवाया था। अगर यही डिस्टरबेंस जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाता तो यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते और आंसर क्या आता हमारे पास, t प्लस एक्स अपॉन वी। तो माइनस एक्स दिशा में अगर वेव प्रोपेगेट हो रही है तो इक्वेशन 1 को क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो है वो t माइनस एक्स अपॉन वी का है, अब अपने पास t प्लस एक्स अपॉन वी का है, तो फंक्शन हमें अलग लेना पड़ेगा, इसलिए हमने फंक्शन क्या ले लिया, g ले लिया। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी t आ रहा है, यहाँ पर भी t आ रहा है, तो जो यहाँ फलन g है वो t का ही फंक्शन है लेकिन कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अब हमारी जो वेव है जनरल अगर इक्वेशन लिखें तो उसके चांसेस जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती है और माइनस एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती है, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो y जो है उसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव का पार्ट और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव का पार्ट कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया यानी 1 + 2 कर दिया। इसके बाद अपन मानते हैं कि देखो माना y जो है वो x और t का फंक्शन आया, y जो है वो t और x का फंक्शन आया, ठीक है, और f और g जो है वो दोनों अभी अननोन फंक्शन है। अब देखो अपन क्या मानते हैं, हमने देखा था कि t माइनस एक्स अपॉन वी जो है वो मूल बिंदु पर किसके बराबर आ रहा था, 0 के बराबर आता था। तो यहाँ पर अपन मानते हैं, माना देखो यहाँ पे जो फंक्शन है आप कई बार ऐसे देखो कि जो फंक्शन होता है वो मान लीजिए f ऑफ y है और y जो है मान लीजिए उसकी वैल्यू है x² अपॉन 2। तो एक तरह से समझना f जो है वो y का फंक्शन है और y जो है वो किसका है, x का फंक्शन है, तो f जो है वो इनडायरेक्टली किसका फंक्शन हुआ, x का हो सकता है, करेक्ट। तो t माइनस एक्स अपॉन वी जो है वो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब इसका फंक्शन है कौन, f। तो इस वेरिएबल को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, नया चर जो है अपन काम में ले सकते हैं। तो माना t माइनस एक्स अपॉन वी जो है उसको u मान लेते हैं, ठीक है। अगर उसको u मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए t माइनस एक्स अपॉन वी, माना t माइनस एक्स अपॉन वी जो है वो आपका कितना आ जाएगा, u आ जाएगा,
ओके अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा डेल u अपॉन डेल t। t को वेरिएबल रखते हुए बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे उस वक्त x जो होगा वो कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी v जो है वो तो वैसे ही नियत है, नियत वेग से गति कर रही है तरंग, तो x अपॉन v का कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, केवल t का हो जाएगा। t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल t बाय डेल टी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे टाइम है ही नहीं तो इसका कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल टी। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल टी, एक तो ये मिल जाएगा। और इधर फिर से t माइनस एक्स अपॉन वी को अपन मानते हैं u। इस बार अपन ने t के रेस्पेक्ट में किया तो ये मिला, इस बार अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलेगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 मिलेगा, यहाँ से माइनस 1 अपॉन वी कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से डेल u अपॉन कितना आ जाएगा डेल x आ जाएगा। तो डेल u अपॉन डेल x जो है वो मिलेगा माइनस का 1 अपॉन वी। तो दिखा देती हूँ आपको, ये देखो डेल u बाय डेल x जो है वो माइनस का 1 अपॉन वी और डेल u बाय डेल टी आपका 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं दूसरा नहीं बताऊंगी, इसी प्रकार t प्लस एक्स अपॉन वी, क्योंकि यहाँ पर g का जो फंक्शन है, g जिसका वेरिएबल है वो कितना है t प्लस एक्स अपॉन वी है और उसको मान लिया w। तो जिस तरह से मैंने u का t और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया है वैसे ही w का भी आप t के सापेक्ष और x के सापेक्ष करेंगे तो आपको t के सापेक्ष मिलेगा 1 और x के सापेक्ष मिलेगा 1 बाय v विद पॉजिटिव साइन। तो अब हमारा जो y था वो हमारा था f ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस जी एक्स टी प्लस एक्स अपॉन वी था, है ना। इसको अपन ने माना था u, इसको अपन ने माना था w, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी f ऑफ u प्लस g ऑफ w। इस एक्सप्रेशन का t के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब आपको वैसे तो समझ में आ जाता होगा आंशिक अवकलन क्या होता है, बाकी मैं बता देती हूँ। y का जो है t के सापेक्ष करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा डेल y अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे क्या है, f जो है वो u का फंक्शन है। आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि करना आपको t के रेस्पेक्ट में है लेकिन फंक्शन किसका है, u का है। तो पहले तो इस फंक्शन का, क्योंकि ये u का फंक्शन है तो u के रेस्पेक्ट में ही करो और फिर u का t के रेस्पेक्ट में करो। अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी ट्रिक आप देख लीजिए कि आपको t के रेस्पेक्ट में करना है और फंक्शन कितना है f ऑफ u, तो आप ये लिखोगे सीधा f ऑफ u अपॉन t लिखोगे, करेक्ट। अब आप क्या करो, डेल u से इधर मल्टीप्लाई कर दो, डेल u से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को एक साथ में लिख लो और इन दोनों को एक साथ में लिख लो तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली GW जो है उससे आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये अपन को समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 4 और 5 को यूज करेंगे। 4 और 5 के अंदर क्या था, यहाँ पर देखो डेल u बाय डेल टी है, ऊपर इक्वेशन 4 के अंदर देखना डेल u बाय डेल टी जो है वो अपन को मिला था 1 और डेल w बाय डेल टी भी अपन को मिला था 1, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो ये वाली जो समीकरण है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। फिर से अपन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन लग जाएगा और हमें मिल जाएगा ये, और इसमें अपन को क्या मिलेगा, अब ये भी देखो u का फंक्शन है, तो u का फंक्शन है तो वही चीज करनी है। दोनों तरीके हैं कि या तो पहले इस पूरे फंक्शन का u के रेस्पेक्ट में करो और फिर u का t के रेस्पेक्ट में करो। तो इस पूरे फंक्शन का पहले u के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये कर दिया डेल बाय डेल u और ये पूरा फंक्शन आ गया, और फिर u का t के रेस्पेक्ट में कर दिया। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, पहले पूरे फंक्शन का w के रेस्पेक्ट में कर दिया और फिर w का t के रेस्पेक्ट में कर दिया। वापस डेल u बाय डेल टी की जगह 1 रख सकते हैं और डेल w बाय डेल टी की जगह भी 1 रख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है डेल बाय डेल u डेल एफ यू अपॉन डेल u। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा इससे, डेल 2fu अपॉन डेल u स्क्वायर। तो ये अपन को मिल जाएगा इक्वेशन 7। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पूरा किया था t के रेस्पेक्ट में, अब ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि देखो y कितना था fu प्लस जी डब्ल्यू, जैसे मैंने t के रेस्पेक्ट में किया वैसे ही अब x के रेस्पेक्ट में करना है। तो डेल y बाय डेल x करेंगे, तो डेल एफ यू का पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, प्लस जी डब्ल्यू का w के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर w का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर अपने पास ये चीज आ जाएगी, देखो ये चीज आ गई।
डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, -1/v, इक्वेशन 4 या 5 में देख लेना, -1/v। और डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी +1/v, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डबल बार, और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/v, और ये फंक्शन मिला है तो इसका डेल बाय डेल यू, फंक्शन पूरा कितना है, डेल एफ यू अपॉन डेल यू, और फिर u का x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली प्लस का 1/v, ये सेकेंड वाला पार्ट, डेल बाय डेल w, एफ w अपॉन डेल w, और फिर w का x के रेस्पेक्ट में। अब ये डेल यू बाय डेल एक्स है, इसकी जगह वापस -1/v आएगा, तो ये -1/v और -1/v मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, +1/v² आ जाएगा। और इधर +1/v है और डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, +1/v, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके भी क्या आ जाएगा, +1/v²। फिर दोनों के अंदर इसमें से और इसमें कॉमन आ जाएगा, और अंदर इसको ले जाओगे तो ये मिल जाएगा डेल 2 एफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर, डेल 2 जी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में रखेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन 7 देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, यस इक्वेशन 8 हमें ये मिला है, इक्वेशन 8 है, इसमें हमें इक्वेशन 7 को रखना है। 7 को रखने के लिए मतलब क्या है, 7 में आपको ये वाला टर्म मिला है और इस टर्म की वैल्यू क्या है, इस टर्म की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, इस टर्म की वैल्यू है डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो जहां पर भी ये पूरा टर्म आ रहा है, इस पूरे टर्म की जगह अगर इक्वेशन 8 में हमें कहीं लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये रहा पूरा टर्म, ये पूरा टर्म रहा, इस पूरे टर्म की जगह क्या आ जाएगा, डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। तो पुट करते हैं, ये मिल जाएगा अपन को, यहां से देखती हूं मैं, मिलेगा डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v² डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस v² को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भेजोगे तो वो हो जाएगा v² डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और बचेगा इधर डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये जो कहलाती है, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, एक विमीय तरंग समीकरण कहलाती है। तो ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डेरिवेशन कर दिया, उसके अलावा अपन को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब जो ऊपर अपन को इक्वेशन मिली है, आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, उनका सॉल्यूशन जो होता है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो अभी के लिए, क्योंकि फिजिक्स में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आएंगे, ये सॉल्यूशन कैसे आता है ये आप मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास जो है, इसमें इक्वेशन नंबर में ध्यान से देखिए, 2 बार अवकलन हो रखा है, टी के सापेक्ष और एक्स के सापेक्ष, तो इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो या तो साइन थीटा में होता है, या कॉस थीटा में होता है, या एक्सपोनेंशियल में होता है। तो या तो इसका सॉल्यूशन जो है मान सकते हैं साइन में, या फिर मान सकते हैं कॉस में। यहाँ पर ओमेगा क्या है और के क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपके पास कोणीय आवृत्ति है, और के जो है वो संचरण नियतांक है। लेकिन ओमेगा और के कहाँ से आए, जबकि ऊपर की इक्वेशन में तो है ही नहीं। तो इसका हमें क्या करेंगे, देखते हैं ओमेगा और के जो है वो v से कैसे संबंध रखते हैं। लेकिन क्योंकि हमने जो समीकरण थी डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू v² डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हम कह रहे हैं कि ये वाला या फिर ये वाला इस समीकरण का हल है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये समीकरण को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 10 है उसमें मान लेते हैं पहले साइन वाला सॉल्यूशन मान लेते हैं, और ये इसको सेटिस्फाई अगर करेगा तो चेक कर लेते हैं। तो आपको y दिया हुआ है, ठीक है, तो उस y का 2 बार t के सापेक्ष अवकलन करना है और 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है और v² से मल्टीप्लाई करना है, और देखते हैं वो बराबर अगर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये उसका हल है। तो सबसे पहले अपन t के सापेक्ष करते हैं। तो जो साइन थीटा वाला है वो देखना, साइन थीटा वाले एक्सप्रेशन का करना है, ये साइन वाले का करना है। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ इस वाले का। तो इधर क्या आ जाएगा, डेल y बाय डेल टी, ये तो आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में। a एज इट इज रहेगा, तो a एज इट इज है। साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और क्योंकि आप t के सापेक्ष कर रहे हो, t का गुणांक क्या है, ओमेगा, तो गुणांक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाकी टर्म एज इट इज रह जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसका 2 बार अवकलन करना है, 2 बार करेंगे, दोबारा करेंगे तो इधर तो हो जाएगा डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस बार कॉस का होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा माइनस
और ये आ जाएगा साइन, फिर से एक बार ओमेगा बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ए जो है वो नियतांक है एज इट इज रहेगा, और ये आपके पास मिल गया। अब हमने शुरू में देखा था कि y इज इक्वल टू हमारा क्या था, a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स है और a है, इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y के अलावा बचा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर y मिल गया। सिमिलरली अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर मिल जाएगा डेल y बाय डेल x, a कांस्टेंट रहेगा, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, इस बार ओमेगा टी का कुछ नहीं होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का k है, तो माइनस का k तो आ जाएगा कोफिशिएंट, और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर x के रेस्पेक्ट में और दोबारा करेंगे तो माइनस का k फिर से बाहर आ जाएगा, और माइनस के और माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस का k स्क्वायर, पर क्योंकि यहाँ पे cos है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, इसलिए फिर से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये टर्म अपन को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और यहाँ पर a है, इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का k स्क्वायर y, ये मिल जाएगा अपन को। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू एक तो इस समीकरण से निकालते हैं, सॉरी हाँ, और एक y की वैल्यू इस समीकरण से निकालते हैं। तो इस समीकरण को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो ये है आपका डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। तो यहाँ से y निकालो, यहाँ से y निकालेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर जो है वो नीचे चला जाएगा, तो माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो ये रहा y। इसी तरह से इस वाले समीकरण से निकालो तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है वो मिल रहा है माइनस का के स्क्वायर वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का वन अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो y का एक एक्सप्रेशन आपको ये भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी मिल रहा है। अब अपन सिर्फ ये वाला यानी सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन इन दोनों को इक्वेट करते हैं, y को भूल जाओ। ठीक है, इन दोनों से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बचेगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर। अब हम जानते हैं अपन को यहाँ पे मिला है ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं कि ओमेगा और के क्या क्या होते हैं। ओमेगा आप जानते हो कितना होता है, 2 पाई एफ, जहां पर एफ फ्रीक्वेंसी होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती और ये आवर्ती। अगर इस एफ को अपन एन से डिनोट करें, फॉर एग्जाम्पल एन से डिनोट करें, तो आपके पास क्या मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आना जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आना जाएगा। और के जो होता है वो तरंग संचरण नियतांक होता है, और आपने 11-12 पढ़ा होगा के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय लेमडा, तो यहाँ पर 2 पाई बाय लेमडा हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एन लेमडा। और एन लेमडा जो होता है वेग के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि एन किसको माना आपने, एफ को माना, और एफ को इस किससे डिनोट किया जाता है, न्यू से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। और आपने देखा होगा कि सी बराबर अपने पास यहाँ पर क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा होता है, मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग। तो अगर सी जो है निर्वात में है तो माध्यम में अगर वेग v है तो v का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा, यानी आवृत्ति को तरंग दैर्ध्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेग मिलता है। तो यहाँ पर भी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, v। तो यानी कि ओमेगा अपॉन के को अपन क्या लिख सकते हैं, v। तो इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, v स्क्वायर। और ये वही समीकरण है जो हमें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मिली थी। कौन सी मिली थी, इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 वीडियो में बैक जाके देखना, इक्वेशन 9 के समान मिला था। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो सॉल्यूशन अगर अपन लेके चले तो हमें वापस वही समीकरण मिल जाती है जिसका सॉल्यूशन हमने इसे माना था। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जस्टिफाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन अपन लेके चल सकते हैं। अब देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तरंग समीकरण का सामान्य हल क्या होता है। तो अभी अभी अपन ने डिराइव किया था कि एक विमीय तरंग समीकरण जो होती है वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। ठीक है अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक तो t के रेस्पेक्ट में भी अवकलन हो t के सापेक्ष भी ये चेंज हो रहा है और एक x के सापेक्ष भी चेंज हो रहा है। तो x और t जो है वो दूरी x और समय t पर तरंग का जो विस्थापन है y। देखो ये जो यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड है इसमें y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, और राइट हैंड साइड में देखो तो y में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष, यानी y जो है वो x पर भी निर्भर कर रहा है और t पर भी निर्भर कर रहा है। तो कुल मिला के y को हम किसका फंक्शन मान सकते हैं, x का भी मान सकते हैं और t का भी मान सकते हैं। तो अगर हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से y को एक x का फंक्शन और एक t का फंक्शन, दोनों का फंक्शन मान ले तो हम क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए y जो है एक तो x का फंक्शन हो गया साई x और एक t का फंक्शन हो गया फाई t, इस तरह से अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जब इसका 2 बार अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष कौन सा फलन है, फाई है, तो फाई का तो 2 बार अवकलन हो जाएगा t के सापेक्ष, लेकिन जो साई x है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो x का फंक्शन है। इसी तरह से जब अपन x के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करेंगे तो जो x का फंक्शन है विच इज साई x, उसका 2 बार x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा और जो t वाला पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम 3 और 4 को 1 में रखते हैं। 3 और 4 को 1 में रखने का मतलब है कि समीकरण 1 देखिए आपके पास यहां से ये रहे, तो 3 और 4 को भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। क्या पर वैल्यू रखनी है, यहाँ पर है del 2y अपॉन del t स्क्वायर, इसकी जगह तो रखेंगे अपन ये, ठीक है, और इधर है del 2y अपॉन del x स्क्वायर, इसकी जगह रखेंगे अपन ये। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा ये, राइट हैंड साइड में v स्क्वायर आ जाएगा और del 2y अपॉन del x स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड में डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, इधर मल्टीप्लाई कर दो साई x फाई t से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साई x और फाई t से, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साई x से साई x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन फाई t और साथ में ये वाला फंक्शन यानी कि ये बचेगा। इधर अपने पास फाई t से फाई t कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन साई x और ये वाला पार्ट बचेगा, तो 1 अपॉन साई x और ये वाला पार्ट साथ में v स्क्वायर जो है वो एज इट इज है। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो केवल t पे डिपेंड कर रहा है और राइट हैंड साइड जो है वो केवल x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मिला है 1 अपॉन फाई टी del 2 फाई टी अपॉन del t स्क्वायर और राइट हैंड साइड हमें मिला है v स्क्वायर 1 अपॉन साई एक्स del 2 साई एक्स अपॉन del x स्क्वायर। देखो क्योंकि हमारा t भी बदल रहा है और हमारा x भी बदल रहा है और ये दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर हैं, तो अगर आपने t को चेंज किया, सपोज हम t को चेंज करते हैं, तो इस इक्वेशन का, ऊपर वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड तो बदल जाएगा क्योंकि उसमें t है, लेकिन t बदलने से क्या राइट हैंड साइड बदलेगा, नहीं बदलेगा क्योंकि उसमें t है ही नहीं। तो सपोज किसी टाइम पे ये समीकरण बराबर थी, यानी कि इधर भी 3 था और इधर भी 3 है, एक नंबर है जो बराबर है। अगर आपने t में परिवर्तन किया तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो चेंज हो जाएगा, तो सपोज ये 3 से चेंज होके कितना हो गया 4। अब हमें पता है कि और राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उसमें t नहीं है, तो ये तो क्या रहेगा, अभी भी 3 ही रहेगा, तो 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये एक इक्वेशन की वैलिडिटी के खिलाफ है। सिमिलरली अगर आप x को चेंज करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 बना रहेगा, राइट हैंड साइड में 3 की जगह हो सकता है 5 हो जाए, तो 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, यानी ये इक्वेशन गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम x में परिवर्तन करें या जब भी हम t में परिवर्तन करें तो ना तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज होना चाहिए ना ही राइट हैंड साइड चेंज होना चाहिए, और ये दोनों अगर किसी कांस्टेंट के बराबर हो, यानी मैं इन दोनों को मान लूं 3, तो 3 जो है ना तो t पे डिपेंड कर रहा है ना ही x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं चाहे t को बदलूं चाहे मैं x को बदलूं, मेरा ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। LHS में भी 3 रहेगा और RHS में भी 3 रहेगा। इस वजह से समीकरण के दोनों साइड जो है वो सिंगल कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। अब हम इस कांस्टेंट को मानते हैं कि माना कि ये जो नियतांक है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है। अब आप सोच सकते हैं कि हमने माइनस का ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, तो आगे जाके इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एनीवेज अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को बराबर मान लिया है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं और उसको माइनस का ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रखते हैं। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो था वो है 1 अपॉन फाई टी del 2 फाई टी अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में फाई टी से मल्टीप्लाई करो, तो इस फाई टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाई टी इधर आ गया, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा और हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है।
इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड मतलब इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड, इसको भी अपन मान लो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो टर्म है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर के, तो साई एक्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, और फिर सारे के सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लोगे तो आपके पास मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 और 7 जो है उनका जो सॉल्यूशन होगा, अब देखो ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे 2 बार अवकलन हो रहा है, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर भी दो बार अवकलन हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि 2 बार अवकलन जब होता है तो या तो उसका सॉल्यूशन साइन में होता है या फिर कॉस में होता है या फिर एक्सपोनेंशियल में होता है। तो एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है उसके अंदर जनरली साइन और कॉस दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह के समीकरण आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, बीएससी पार्ट 2 में पढ़ेंगे मैथ्स में। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि इन समीकरणों का जो सर्वमान्य हल होता है, कॉमन सॉल्यूशन होता है, वो हम एक्सपोनेंशियल में लेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा टी है तो फाई टी का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से दिया जाएगा। ये सॉल्यूशन फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरा डेरिवेशन होता है कि ये सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है, पर वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है। तो अब बस याद रख लीजिए कि समीकरण 6 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा और समीकरण 7 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा। क्योंकि समीकरण 6 के अंदर जो कांस्टेंट आया था वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आया था, इसलिए यहाँ पर क्या है प्लस माइनस जेओटा ओमेगा, मतलब ये लिखा हुआ है सी इज इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा, जैसे आप आयोटा लिखते हो वैसे ही जेओटा भी यूज होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जे ओमेगा टी है, आप चाहे तो आयोटा भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ओमेगा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा था, और यहाँ पर क्या है ओमेगा बाई वी है, तो जो एक्स आई एक्स का लिखेंगे उसमें ओमेगा बाई वी आएगा, और क्योंकि वो एक्स का फंक्शन था तो एक्स आएगा, फाई में टी का फंक्शन था इसलिए टी आया था, सी और डी आपके क्या है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ओमेगा बाई वी जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ओमेगा बाई के जो होता है वो वेग के बराबर होता है। तो ओमेगा और वी के नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ठीक है, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी। ओमेगा बाई वी जो है वो आपका क्या होता है, के बराबर होता है, जिसे हम तरंग संचरण नियतांक कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में 8 और 9 रखने पर जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा। तो चलिए इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 हमें क्या मिली थी, यस ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखो अभी अभी अपन को साई एक्स की वैल्यू मिल चुकी है और फाई टी की वैल्यू मिल चुकी है। साई एक्स की वैल्यू अपन को क्या मिली थी, डी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस जेओटा के एक्स, और फाई टी हमें क्या मिला है, सी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस जेओटा ओमेगा टी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और डी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर ई की पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी और ई की पावर प्लस माइनस जे के एक्स हो जाएगा। ठीक है, सी और डी क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें एक कांस्टेंट नया मिलेगा, वो नया कांस्टेंट मान लीजिए कितना है ए, और ई की पावर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस का माइनस, इधर भी जे ओमेगा इधर भी जे है, जे कॉमन आ जाएगा तो ओमेगा टी या प्लस माइनस को अंदर ले लो तो प्लस माइनस का के एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम y को जो है इक्वेशन 2 में 8 और 9 को रखेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा ये वाला, y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ये, जिसे हम रख सकते हैं इस तरह से। तो जो समीकरण 10 है वो हमारा सर्वमान्य हल यानी जनरल सॉल्यूशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर हम मान लीजिए साइन, और देखो ये जो सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर जेओटा होता है, इसको ओपन करेंगे तो साइन या कॉस दोनों आ सकते हैं, तो आप अगर साइन में मान के चलें तो y जो है वो a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए ये जो है माइनस का जो है वो मैंने पहले ही बोला था कि जो माइनस साइन होता है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव को रिप्रेजेंट करता है, और अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स लेते हो तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब क्योंकि प्लस एक्स दिशा में ये हमारे पास वेव प्रोपेगेट हो रही है किसी निश्चित अवस्था के लिए, कला कोण क्योंकि साइन के साथ में जो भी यहाँ पे लगा होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर किसी निश्चित पर्टिकुलर जगह पर अपन देखें तो वहां पर जो अपना कोण होगा वो नियत होगा। तो नियत होने से अपने पास क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है अगर उसको नियतांक रख दिया जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं अपन टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है,
टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखते हैं, माइनस के भी कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन करना है dx बाई dt और नियतांक का कितना होता है 0, तो आपको को मिल जाएगी ये वाली इक्वेशन। यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा बाई v और वो कितना आ जाएगा v। अब क्योंकि ये प्लस v है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो तरंग है वो प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पे ये प्लस वाला सॉल्यूशन लेते हैं तो ये y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी निश्चित अवस्था के लिए ओमेगा टी प्लस के एक्स क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा इंटू 1 प्लस के यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dt और वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से dx बाई dt वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का ओमेगा बाई के आएगा और वो माइनस का वे हो जाएगा, इसलिए ये माइनस x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस x दिशा में तरंग संचरण हमारे पास ये होता है। अगर 3 डायमेंशन में लेना है, 3v में संचरण के लिए लेना है तो x को रिप्लेस कर दो r वेक्टर से, तो ओमेगा टी यहाँ पर kx था तो k वेक्टर डॉट r वेक्टर हो जाएगा, प्लस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे ये, और अगर बीच में प्लस साइन आएगा यहाँ पे तो ये माइनस आर दिशा में ट्रेवल हो जाएगा। सो ये हमारे पास था 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन और उस वेव इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। थैंक यू।